अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी, मैं आपके साथ मोहम्मद अजमजान। अब सूरत हाल यूँ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुरुमीद हैं कि ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा अगले 2 या 3 दिनों में हो सकता है। इसके बैकड्रॉप में आपने देखा होगा कि लबनान पर इसराइली जारहियत हुई, जवाब में ईरान ने टारगेट किया, ट्रंप केम इनटू एक्शन, रोका कि मज़ीद हमले ना किए जाएँ और बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि रुक गए। अब इसमें मुआहदे के कितने इम्कानात हैं जो इसराइल को बराह रास्त ईरान ने टारगेट किया, वो किस बात का सबूत है और क्यों ट्रंप इसमें पुरुमीद है, क्योंकि पाकिस्तान का एक पैगाम गया था मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए। तो सारी सूरत पे बात भी करेंगे। फिर इंडियन साबिक चीफ़ हैं और मौजूदा चीफ़ हैं, उनके बयानात आ रहे हैं कि भारत को 2 नहीं बल्कि 2.5 मुआज़ों पर चैलेंज का सामना है। साथ हम आज प्रोग्राम में जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए उसमें साद रफीक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा जो कैंपेन में भी थे, उन्होंने पोस्टमार्टम किया लीगी हुकूमत की कारकर्दगी को और ये एतराफ़ किया है कि शिकस्त हुई है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दी जा रही है। तो हुकूमत साजी होगी कैसे, कौन हुकूमत बनाएगा, में नताइज क्यों रोके गए, दोबारा पोलिंग क्यों होगी, और बजट आने वाला है तो बजट बार बार तारीख आगे क्यों जा रही है। सुहेल आफरीदी यासिन इकबाल से मिल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से मिल रहे हैं। तो KP के जो गिले शिकवे हैं वो मुजम्मल असलम साहब से जानेंगे। फिलहाल हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया एयर कमांडो रिटायर जनाब खालिद चिश्ती साहब ने, सीनियर दिफाई तजिया निगार। उनको जहमत इसलिए दी ये जो अमेरिका ईरान इसराइल मामला है, पॉसिबल जो एक एग्रीमेंट है उसकी बात की जाए, स्ट्रेटेजिक मामला पे उनसे उनकी राय ली जाए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ये जो अप्रैल के बाद प्रोबेबली ईरान ने जो बराह रास्त इसराइल पर टारगेट किया, क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि उनकी जो डेटरेंस या जो स्ट्रेंथ है उनकी वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि पहले से बढ़ गई है, और अब वो आसपास अमरीकी अड्डों पर निशाना बनाने की बजाय ये भी पैगाम दिया कि बराह रास्त वो इसराइल को कभी भी अटैक कर सकते हैं। जी जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, ईरान पर ये ऑब्लिगेटरी था क्योंकि कुछ अरसे से आपने देखा कि हमें ये इम्प्रेशन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप बेबस सदर हैं, असल तो नेतन्याहू जंग चला रहे हैं। अब जब आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बंद किए हैं या कम किए हैं तो इजराइल ने इंडिपेंडेंट शुरू कर दिए हैं, तो ईरान ने ये करना था हिट बैक, और इसलिए हिट बैक करना था, उसने ये बताना था कि अगर इजराइल स्टैंड अलोन भी जारी रखेगा जंग, खासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस बयान के बाद कि अगर इजराइल ने हमले बंद ना किए तो अमेरिका नहीं सपोर्ट करेगा, उसके बाद से एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करनी थी ईरान ने बुनियादी तौर पर इजराइल के खिलाफ कि अगर तुम आओगे तो फिर तो मेरा सारा फोकस इजराइल ही होगा, जाहिर है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक मूव कह लें या इसको एक मिलिट्री टैक्टिकल मूव कह लें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैसेजिंग या सिग्नलिंग अच्छी गई है इजराइल के खिलाफ। इसीलिए उसने देखा कि वो जंग रोकने पर या टेम्पररी सीज फायर पर मजबूर भी हुआ है, और वो उसने एक और वजह से भी पॉइंट एस्केलेट किया है क्योंकि वो इजराइल ने, आपने देखा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ उसने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, तो उसका बहुत नुकसान हो रहा था, तो वो उसने काउंटर यहां पे करना था। इसीलिए आपने देखा ह्यूतीज के लीडर कमांडर का भी बयान आया था कि हम यमन से भी अब अटैक करना शुरू करेंगे। तो आई थिंक ईरान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में ये नई एक एलिमेंट ये डाला है कि अगर इजराइल के खिलाफ स्टैंड लोन हुआ तो शायद मैं अकेला नहीं, और भी एलिमेंट्स साथ देंगे। तो ये तो ईरानियन पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्रोबेबली दिस इज एग्जैक्टली वाई उनके अवाम नास मुख्तलिफ स्क्वायर्स पर इकट्ठे थे उस दिन जब मिसाइल्स की वो बैराज वहाँ गए और वो जश्न मना रहे थे। ईरान ने ये क्या मैसेज दिया, अगर हम सादा लफ्जों में बताना चाहें अवाम को? जामी साहब, देखिए, अमेरिका ने, अफसोसनाक बात यह है कि अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं क्विकली अर्ज करता चलता हूं कि वो जब हिस्ट्री अगर आप पढ़ें उसकी और अमेरिका की पढ़ें तो रोनाल्ड रेगन ने जब ईरान पर बहुत एक्सटेंसिव प्रेशर डाला था तो ईरान ने हिजबुल्लाह कायम कर ली। जब उसके बाद बिल क्लिंटन आए, जब उन्होंने प्रेशर डाला तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था और बैलिस्टिक मिसाइल शुरू कर दिया था। फिर जॉर्ज बुश आए थे, आपने देखा होगा, तो फिर उन्होंने और ज्यादा, जब उन्होंने कहा था ये एक्सेस ऑफ ईवल है, ईरान को कहा था, आपको याद होगा, तो उस वक्त ईरान ने अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे शुरू कर दिए। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं तो इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज की नई उसको एक वेपन उनके हवाले कर दिया है। तो आई थिंक जब भी कुछ जितने सदूर आए हैं आज तक अमेरिका के, उन्होंने ईरान की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। पढ़ते तो उनको ये मालूम होता कि जितना प्रेशर डाला है ईरान पर उतना ही उसने कम बैक किया है, रेजिलियंस दिखाई है। तो मेरा ख्याल है जितना अभी भी प्रेशर डालेंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई भी हो, ईरानियों ने पिछले 47 सालों में ये सीखा है कि अगर आप एग्जिस्टेशनल थ्रेट को सीरियस नहीं लेंगे तो 3 हफ्ते में सद्दाम हुसैन का सफाया कर दिया गया था, लीबिया के कर्नल गद्दाफी को शहीद कर दिया गया था, और उसके बाद उनको टनल्स में से और हाइडिंग में से निकालकर मार दिया गया था। तो ये आई थिंक ईरानियों ने बिल्कुल ठीक सीखा है कि उनको सिर्फ सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने अपनी सस्टेन भी किए।
अमेरिकी अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, लेकिन ईरान ने डेफिनेटली अपनी भी शायद पढ़ी है, जैसे मैंने अभी साबित करने की कोशिश की है बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के जमाने से लेकर रोनाल्ड रेगन के। तो उन्होंने सिर्फ अपनी भी पढ़ी है और अमेरिकन भी पढ़ी थी, और उन्होंने सर्वाइवेबिलिटी आज नहीं सीखी। पूरे तमाम बैंकिंग कारोबार उनका कब से बंद है, तेल अपना वो बेच नहीं सकते, ट्रेवल दूसरी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑलमोस्ट आधी दुनिया में उनको मना किया हुआ है अमेरिका ने। तो इन पे आई थिंक ईरान ने सबक भी सीखा और जीना भी सीख लिया। तो इसका मतलब ये हो ना सर कि ये जितने भी टैक्टिक्स आप मुख्तलिफ अदवार को गिनवा रहे थे, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री स्पीक्स वॉल्यूम। इसका मतलब ईरान को फिर दिस इज़ नॉट द वे टू डील विद ईरान। तारीख तो फिर हमें यही बता रही है, क्योंकि अगली दफ़ा हो सकता है कोई नया मामला वो शुरू कर दें। जामी साहब सिर्फ ईरान नहीं है, आप वियतनाम की जंग पढ़ लें। मैं तारीख पे आज कोई टॉक नहीं करना चाहता, लेकिन 1954 से 75 तक 21 साल अमेरिका ने जंग लड़ी थी वियतनाम के खिलाफ। और 21 सालों में किस पार्टी के खिलाफ लड़ी थी जिसकी हुकूमत थी? वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। आज किसकी हुकूमत है वियतनाम में? कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है। फिर तालिबान पे ले लेते हैं। 2001 में जब 9/11 हुआ तो मैसिव डिस्ट्रक्शन की गई, आपको तोरा बोरा, डेजी कटर, बॉम्ब बस्टर याद होंगे। तो वो इन्होंने कहा कि तालिबान को नहीं छोड़ेंगे। फिर $2 ट्रिलियन भी खर्च किया अमेरिका ने अगले 20 सालों में, तालिबान को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की। फिर दोहा एग्रीमेंट करके उन्हीं के अफगानिस्तान हवाले कर दिया। तो ये तो अमेरिका अपनी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ता। तो सद्दाम हुसैन का देख लें, लीबिया का देख लें। तो ईरान ने आई थिंक उससे सीखा है। तो ये अमेरिकन अगर ये चाहेंगे, एक ही सदर है जिसने इंगेज करके फैसला कराया था, वो प्रेसिडेंट ओबामा है। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, उन्होंने भी बड़ी जंगें दुनिया में शुरू की थी, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा ने शायद ये रियलाइज किया था कि ईरान को आप डिटरेंस से बेनिफिट दे के, इंसेंटिव दे के, ऑलमोस्ट 98% न्यूक्लियर रिच जो उनका मटेरियल था, ऑलमोस्ट 8 टन जो था, वो उस वक्त वॉलंटरली इन्होंने रूस के हवाले किया था ईरानियों ने, 8 टन। आज 440 किलोग्राम अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 गुना कम है जो आज इसके बाद है नेगोशिएशन करने के लिए। उस वक्त 8 टन था। लेकिन फिर ईरान ने अपने आप से भी सीखा कि जब 8 टन दे के भी उनको सिक्योरिटी और पीस नहीं मिला इस एरिया में, तो अब वो 440 ग्राम क्यों देंगे? तो जिस तब ये ट्रंप इज होपफुल के 2 से 3 रोज के अंदर मुआहदा हो सकता है, और उसकी रीज़न ये है कि जी ईरान को भी रोका, इसराइल को भी रोका, और रुक गए, पाकिस्तान का मैसेज भी वहाँ गया। अब आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि हम तो ये सवाल पूछ के और इसकी उम्मीद लगा के अब थक गए हैं, तमाम साफ़ी जो कवरेज करते हैं ऐसे 90 से 100 दिन हो चुके, अब आपको लगता है कि वो वाकई मौका आ गया जब कोई एग्रीमेंट आ सकता है सामने, और वो क्या शक्ल उसकी हो सकती है? देखिए, मैं तो काफी दिनों से कह रहा हूं कि ब्रॉड प्रिंसिपल तो हो चुका है, मेथडोलॉजी पे तरीकाकार है, और एक और चीज मिसिंग है जो ट्रस्ट डेफिसिट है। यानी कि एतबार कैसे किया जाए बातों पे। पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और सदर हो, आपने देखा कि उन्होंने उस तरह ऑनर नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरा, मुआहदा होने की शक्ल पॉसिबल आ सकती है, डिपेंडेंट होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना इफेक्टिवली नेतन्याहू को मैनेज कर पाते हैं या कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब ये जंग शुरू हुई थी तो नजर ही आ रहा था, मैं ये समझता था कि उनका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है अमेरिकी सदर का, वो ये था कि ऐसा यहाँ पे सिक्योरिटी ऑर्डर होना चाहिए जो अमेरिकन डिजाइंड हो, इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो, और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड। ये एक वर्ल्ड ऑर्डर इस एरिया का वो देखना चाहते थे प्रेसिडेंट ट्रंप। लेकिन इजरायली लेड नहीं हो सका, ना अमेरिकन डिजाइन हो सका, तो फिर पीछे क्या रह गया? इनकैपेसिटेट अगर उसने किया निस्बतन उस जमाने से लेके आज तक, तो वो तो मिडल ईस्ट के ममालिक को ईरान ने किया, बजाय वो करते। तो आई थिंक एक न्यू फाउंड रियलिज्म प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में तो आ चुका है कि अब मिलिटरीली इसको नहीं जीता जा सकता। फेस सेविंग के लिए आप किसी भी चीज को कह दें, आप नौजवान नस्ल को कह देते हैं कि रजीम चेंज मैंने कर दिया है। आपने कहा था जंग शुरू होने से पहले कि ये 4 हफ्तों में खत्म हो जाएगी, 2 दिन बाद कहा था, और 4 दिन बाद जंग शुरू होने का कहा था 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। आज 102 दिन हो गए। तो आपके सामने है कि जंग इस तरह खत्म नहीं हो रही। आई थिंक इसको मैनेज ही करना पड़ेगा प्रेसिडेंट ट्रंप को। मैं देख रहा हूं आपने तबसरा किया, बिल्कुल इंटरनेशनली भी कुछ ऐसी लाइंस पर ही सोचा जा रहा है। वो जो मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हैं क्विंसी इंस्टीट्यूट के टेरिटा पार्सी कह रहे हैं, लिख रहे हैं बल्कि, द राइट क्वेश्चन इज नॉट हु इज स्ट्रॉन्गर बट हु हैज इंप्रूव्ड देयर पोजीशन सिंस द वॉर बिगेन। ईरान्स पोजीशन हैज इंप्रूव्ड, द यूएस एंड इसराइल हैव वीकेंड। ये तो अब बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ये बात कर रहे हैं, तो क्या इसका एहसास एक दुनिया की सुपर पावर और उसके साथ जो पैरासाइट है उसको नहीं है सर? जामी साहब, 2 चीजें होती हैं। एक होती है मिसअंडरस्टैंडिंग या अंडर एस्टिमेशन, और एक होती है एरोगेंस यानी डिनाइल। एक प्रेसिडेंट ट्रंप या इनके पहले वाली हुकूमतों ने बुनियादी तौर पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया। एस्टिमेशन तो उनके पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां रिपोर्ट करती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। तो आया मतलब उनके सबके एस्टिमेट गलत थे? एस्टिमेट गलत नहीं थे, उन्होंने डिनाई किया था। और डिनाई क्यों किया था? बिकॉज ऑफ एरोगेंस। आप बयानात उठा के देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो दिसंबर ऑनवर्ड उन्होंने देने शुरू किए थे टिल अनलीशिंग द वॉर 28 फरवरी को,
तो ऐसा लग रहा था कि ईरान का कुछ बचेगा ही नहीं। वो एरोगेंस थी बुनियादी तौर पर, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इस तरह तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर स्टीवन वॉल्ट्स, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने तो बहुत ही सादा कर दिया और मुझे लगा था कि ये 3 लाइनें क्यों नहीं कोई पहुंचाता प्रेसिडेंट ट्रंप को। उन्होंने कहा था एक्सेप्ट द डिफीट, कट द कॉस्ट एंड गो फॉर अ डील। बिल्कुल तो ठीक। ये करना पड़ेगा उनको, चाहे हार्वर्ड वाले की सुन ले, चाहे दूसरे किसी प्रोफेसर की सुन ले, और हमारी जो छोटी सी आवाज सुन ले। नहीं, आई मैं थिंक तो चॉइस उनके पास नहीं है। ऑप्टिकली वो जो मर्जी कहते हैं, लेकिन दुनिया को जो इकोनॉमिकली भी और ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हॉस्टेज बनी हुई है दुनिया, उनको प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ही चाबी है, अगर वो नेतन्याहू को मैनेज कर सकें। ठीक। अच्छा सर, ये एक बार फिर से कुछ वेबसाइट्स खबर छाप रही हैं कि पाकिस्तान चीन से वो जदीद को तैयारें हैं वो कुछ 40 के करीब ले रहा है। ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक नोयत का मामला है, लेकिन ये किन तैयारों की बात बार बार होती है और वो पाकिस्तान के लिए क्यों क्या ज़रूरी है? जामी साहब, मैं भी सोशल मीडिया तक ही महदूद हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा जहाज हैं जो मैंने भी नहीं सुने होते। अच्छा। और ऐसी ऐसी उसकी काबिलियत बताई जाती है कि मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ कि अच्छा इतना काबिल चीन के पास जहाज है। तो इस मोर ऑफ ए सोशल मीडिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फ़िज़ाइया एंगेज है फ्यूचर डेवलपमेंट्स और प्रोक्योरमेंट के लिए, लेकिन ये जो टाइप्स मुख्तलिफ आती रहती हैं और हर जहाज को मोस्ट लीथल कहा जाता है, वो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया तक ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा ठीक। लेकिन ये जो अमरीकी F-35 वगैरह टाइप के जहाज़ हैं, वो उनके पैरेलल कुछ चीन के पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी है तो सही है नहीं? To जी compare। बिल्कुल, F-35 जो अमेरिका के और F-22 रैप्टर जो दो जहाज जो अमेरिका के स्टेल्थ हैं, Su-57 रशिया का स्टेल्थ है, चाइना के पास भी दो हैं, J-20 और J-35, दो जहाज हैं जो जिसको स्टेल्थ कहते हैं। लेकिन वो मैं अभी एक चैनल पर था, शामी साहब मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कैसे स्टडी किया, तो मैंने अभी एक रिसर्च किया कि वो F-35 भी कैसे शूट हुआ है, ईरान ने कैसे किया। मैंने अपने चैनल पर अभी एक डॉक्यूमेंट्री डाली है कि अब वो स्टेल्थ वो नहीं रहे जो हमारे सबके ज़हनों में थे आमतौर पर, क्योंकि स्टेल्थ का मतलब ये समझा जाता है कि वो किसी को नजर ही नहीं आता। वो उसको नजर आने के लिए करना पड़ता है। मैं उस डॉक्यूमेंट्री की डिटेल्स में तो भी नहीं जा सकता, लेकिन ये अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई जो खास तौर पर ईरान ने इस्तेमाल की है, ट्रेडिशनली हुआ करता था कि F-35 नजर नहीं आता, क्योंकि या रेडार से वो उसको शूट किया जा सकता था, रेडार की मिसाइल से, या इंफ्रारेड जो हीट सीकिंग होता है उससे किया जा सकता था। लेकिन ईरानियों ने F-35 को शूट किया बाय फीलिंग, ट्रायंगुलेशन करके। उन्होंने मुख्तलिफ 100-150 साल पुराने या उससे भी पहले जब दुश्मन को बाम या डिटेक्ट किया जाता था, तो घोड़ों की चाप से, उनका जो मट्टी उड़ती थी उससे, उनके पैटर्न से, उनकी साउंड की स्पीड से, उसके आने का, उसकी डायरेक्शन का, उसकी स्पीड का और इंटेंडेड टारगेट का पता लगता था। वो ईरान ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में पूरी तफसील भी बताई है। तो इसलिए अब आने वाले वक्तों में स्टेल्थ सिर्फ जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं आम माफी है, उसको स्टेल्थ को कि वो तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, वो नहीं रहा गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद चिश्ती साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड। बहुत ही अहम नुक्ता ईरान के हवाले से उन्होंने बताया कि किस तरकीब के साथ उन्होंने जदीद तरीन तैयारा जो ऐसे हिट किया और उसमें कामयाबी हो। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद ये जो बजट की आमद है, ताख़ीर क्यों हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा क्या मुतालबा कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, नून लीग का पोस्टमार्टम किया क़ायसार रफ़ीक साहब ने खुद। एक ब्रेक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब मुज़म्मिल असलम साहब ने, मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के। अभी हाल दिनों आपने देखा होगा आफरीदी साहब आसिन इकबाल साहब से मिले, फिर जनाब CM जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के यहाँ भी मुलाकात के लिए मुफ्ती महमूद मरकज़ गए, और जो गिले शिकवे हैं सूबे के वफाक से, चाहे बजट के आने के हवाले से हों या दीगर मुहासिल में, उनके ऊपर बात करते हैं मुज़म्मिल असलम साहब से। मुज़म्मिल साहब, ये मैं चूँकि आप एक इकॉनमी को समझने वाले एक एक्सपर्ट रहे मुशीर बनने से पहले, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये बजट आज आया, कल आया, फिर 2 दिन आगे, फिर 2 दिन आगे, इसकी क्या समझ आ रही है आपको? ये अवामुन्नास की आसानी के लिए ज़रा वाज़ेह तो करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बजट जो है ये पाकिस्तान में मैं हमेशा से कहता था कि ये एक हर साल जो है एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। आप भी जामी साहब दुनिया घूमे हुए हैं, दुनिया देखते हैं, कहीं आपने इतनी गहमा गहमी देखी होती है बजट में? दुनिया के बजट बनते हैं, वो आराम से पास भी हो जाते हैं, लोगों को भी नहीं पता होता। यहाँ पे खबरें बनती हैं, इस साल इतने तखमीना इस चीज का, इतने नए टैक्सेस, इतने पुराने टैक्सेस, जिसकी वजह से जो है वो पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से पाकिस्तान में आप देख लें सरमायाकार भी नहीं आता, क्योंकि कहता है यार मैं आया था पिछले साल तो फलां चीज में टैक्स इतना % था, तो मैंने कहा कारोबार शुरू करता हूँ, साल बाद जो है उसको खत्म करके नया टैक्स ले आते हैं उसमें। तो ये एक पाकिस्तान की बदनसीबी है।
अब हुआ ये कि दो तीन चीजें हैं जी। इस दफा बजट में। जो टैक्स के हदफ है वो आईएमएफ ने जो आपको देने हैं दिए हैं, उसको कैसे हासिल करना है, उसके लिए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। हुकूमत पूरे साल ये कहती रही कि अगले बजट में हम टैक्सेस कम करेंगे, तो बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए, तनख्वाहदार हैं, एक्सपोर्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब वो जो है हुकूमत को गुंजाइश नहीं मिल पा रही। फिर दूसरा ये कि क्या कहते हैं, हुकूमत जो है वो जो टैक्स हदफ लगा नहीं पा रही और उसका बजट खसारा ज्यादा है, तो वो ये सूबों से जो है डिमांड कर रही है कि कुछ आप जो है जो हम आपको महसूलात देते हैं उसमें आप जो है 1100-1200 अरब रुपए कम लें हमसे, ताकि हमारे कुछ मामलात ऐसे स्ट्रेटेजिक लेवल के वो हम पूरे कर सकें। मुजम्मल साहब, ये अब रवा सूबे माली जो साल है- में सूबाई टैक्स वसूलियों का तखमीना 1190 अरब था। अब अगले माली साल में सूबों को मजीद 757 अरब रुपए इजाफी टैक्स इकट्ठा करना होंगे, कैसे? ये दो चीजें हैं। ये जो सूबों का टैक्स है ना, वो सूबों ने खुद लगाना है, खुद सूबों ने खुद लेना है। हर सूबे का अपना अपना टैक्स लगाने का नजरिया है। जैसे पंजाब है, वो एग्रीकल्चर टैक्स में बहुत अच्छा कमा सकता है, ठीक है ना, अगर लगाए। सिंध जो है प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत अच्छा कमा सकता है। केपी जो है मिनरल्स, रॉयल्टीज वगैरह, इससे जो है टैक्स कमा सकता है। हम जो है अपनी हाइड्रो पावर से टैक्स कमा सकते हैं जो हमारी बनती है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जो है 430 अरब रुपए इजाफी टैक्स अपने लिए जमा करें और अपने पास ही रखें, वो वफाक को नहीं देना। ये जो बात कर रहे हैं, जो बजट में जो बात फंसी हुई है, जिसकी वजह से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल नहीं हो पा रही, वो हुकूमत जो है अभी तक उनको यकीन दहानी सूबों से भी नहीं मिली और आईएमएफ से भी उनको जो है अभी तक मामलात उनके तय नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से ये डिले पे डिले आ रहा है। अच्छा, अब बहरहाल कल का टाइम दिया हुआ है हुकूमत ने। लेकिन ये तो मुजम्मल साहब, ये तो सोमवार को होनी थी एनईसी का इजलास। सोमवार को भी होनी थी, फिर आज भी होनी थी, और अब वो कल पे चली गई है। तो अल्लाह खैर करे कि कोई नया परवाना ना आ जाए। तो बहरहाल वो जो कल एनएससी होगी, उसमें भी एनएससी होने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें ठीक हो गई। जो हुकूमत अपनी डिमांड रखेगी, अगर उस पे से सूबे एग्री नहीं करते, तो एक परेशानी तो हुकूमत के लिए है ये चीज ना। तो सूबे जब एग्री नहीं करते तो उसमें केपी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, केपी का बड़ा सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले तो केपी ये नहीं कह रही कि जो जिन मामलात के लिए आपको रकम चाहिए वो गैर जरूरी है। हम समझते हैं कि उसकी जरूरत है और वो होने चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि दो चीजें हैं, ये टेक्निकल से ज्यादा सियासी मामला है। और जैसे कि हर चीज में सिंध वाले तो कोई छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है उनकी लीडरशिप ऊपर आ जाती है। बिलावल साहब आ जाते हैं, जरदारी साहब आ जाते हैं, मुलाकातें होती हैं। जी जी जी। तो इतना बड़ा फैसला जो है, जैसे बाकी सूबे भी अपनी लीडरशिप से कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप से किए बगैर इसका फैसला नहीं ले सकते। उसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इजाजत दे दें और वो जाएं और खान साहब से मिलकर इस मामले को क्लियर करें। और हमें ये भी उम्मीद है कि खान साहब जो वसीतर नेशनल मामलात होते हैं उसमें बड़ा हमेशा से जो है साथ देते हैं। तो हमें उम्मीद है ये कि ये उसमें हम अच्छी खबर हुकूमत को ला के देंगे। तो दूसरा हमारा मसला जी जी आप कह रहे हैं दूसरा एनएफसी। मसला हमारा एनएफसी का मसला फंसा हुआ है। जो मर्ज अजला हमारे साथ शामिल हुए हैं, उसका जो फाइनेंस कमीशन से शेयर है वो आज तक हमें नहीं मिलता। वो जो है 2018 से मिलना चाहिए था। हम वो कह रहे हैं उसको फौरी तौर पे आप अपडेशन कर दें, ताकि हमारे पास उससे कोई फिस्कल स्पेस बनेगी, तो ताकि हम उसमें आपके साथ ताउन भी कर सकें। दूसरे वाले पे वो कहते हैं आपका हक है, ये हो जाना चाहिए। हम कहते हैं टाइमलाइन के साथ 8 साल से आप बोल तो रहे हक है हक है हक है, तो मतलब अगले 8 साल भी गुजार दें। तो उसके लिए आप एनएससी में यकीन दहानी कराएं और पहली वाली की जो है मुलाकात करा दें। हम इंशाल्लाह वहां से जब कोई अच्छी खबर लाएंगे तो ये मामला आगे बढ़ जाएंगे। ठीक। अब जब आप खान साहब से मुलाकात की बात करते हैं, आज मंगल थी, आज भी कोई ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई, तो कोई बाकायदा इस सिलसिले में कोई राब्ता, क्योंकि हसन इकबाल साहब से भी मिले सुहेल आफरीदी साहब? जी, हमने अपनी बात तो ये रख दी है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब को अगर कोई इतला दी होगी, उन्होंने जो अभी तक तो कोई गो हेड नहीं मिला मीटिंग का ना, तो हमारे लिए तो ये फैसला नामुमकिन है करना जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। तो हमारी तरफ से तो उस वक्त तक पेंडिंग रहेगा। बाकी दो बड़े सूबे हैं, असल रकम तो उन्होंने ही देनी है, तो उनसे बिस्मिल्लाह कर लें। बलूचिस्तान भी इनकी अपनी हुकूमत है
और हमारे तो वैसे ही माली मसाइल बड़े वो हैं, वॉर एंड टेरर में हमारे बड़े पैसे खर्च हो रहे हैं, तो इसमें अगर हमें ना शामिल करें तो वो भी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक। अच्छा, ये अफरीदी साहब की जो आसन साहब से मुलाकात हुई, इसकी नौयत क्या थी? क्योंकि वहां तो मैंने सुना वो कह रहे हैं कि जी सौतेली माँ का सलूक कर रही है वफाक हमारे साथ। जी जी बिल्कुल, मैं भी था उसमें। तरक्याती अखराजात 1 तारीख को वफाक ने जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा का वैसे ही ना होने के बराबर हिस्सा रखा, और जो 1 तारीख को रखा उसके बाद जो एनएससी के लिए जो कागजात आए उसमें मजीद 10 अरब की कटौती कर दी। तो वो हमारे लिए तो बड़ी परेशान कुन चीज थी। तो वो फिर हमने उनको उस पे वजीर आजम साहब को आगाह किया कि ये क्या हो रहा है, और ये एनएससी से पहले जो है, तो फिर उसमें वो एहसन साहब आए। तो जब कोई बैठता है तो फिर बात सारी हो जाती है ना उसमें। सही। उसमें फिर हमारे जो गैस के इशू थे, गंदम जो पंजाब ने बंद की वो हुई है। गंदम पे मैं आता हूँ, आपसे बात पर्टिनेंटली मैंने करनी है, लेकिन जब आप पीपल्स पार्टी की मिसाल देते हैं कि उनकी क़यादत फिर मिल लेती है प्राइम मिनिस्टर, देखें ना, खुद डार साहब मिलने आए बिलावल से, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मुलाकात हुई, फिर प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की। सो अगर यही एक तरीका है तो सुहेल अफरीदी आप प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं मिल लेते? सर देखें, सुहेल अफरीदी और हम प्राइम मिनिस्टर से मिल लेंगे, लेकिन हम पहले अपने लीडर से तो गो एड ले लें। मैं कह रहा हूँ उसी सिलसिले में मिलने जाके। डार साहब से हो गई है ना मुलाकात, मेरी तो हो गई है 2 दिन पहले इसी सिलसिले में। क्या फरमाया उन्होंने? उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा कि ये जो एनएफसी वाला मामला है हम नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में रेस कर लेते हैं। दूसरे वाले में वो कहते हैं कि हम आपकी जो है ये आगे दरखास्त जो है पीएम साहब को और जो हल्के हैं उन तक पहुंचा देते हैं। तो जो दूसरी दरखास्त है अभी तक उसमें हम इन वेटिंग है, अभी तक कोई हमें इशारा नहीं मिला। तो वो उनको भी पता है, दूसरी बता दिया कि उसके बगैर हम नहीं कर सकते। हमारे पास दूसरी दरख्वास्त को मैं वाज़े कर दूं कि मुजम्मल साहब बात कर रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात ताकि बजट के हवाले से उनकी रहनुमाई ली जा सके, उसका जिक्र मुजम्मल असलम साहब कर रहे हैं कि उस मुलाकात में इन्होंने कहा कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो क्या कहा इसहाक डार साहब ने? उन्होंने कहा ठीक है जी, अब तो आपकी बात हम देख लेते हैं, आप बताते हैं फिर आपको, यही बोला, मना तो नहीं किया उन्होंने। अच्छा ठीक, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ नहीं है। सही। अब आ जाए, ये गंदम वाला मामला है क्या कि पाबंदी लगाई है गंदम की तरसील के? व्हाट एग्जैक्टली इज द रैशनल बिहाइंड दिस बैन, और आपका इसके ऊपर क्या मुतालबा है? देखें जी, पहले तो उन्होंने वो एक नारा लगाया था कि जी मैं कीमतें जो है रोटी 12 रुपए की कर दूंगी, तो उन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी थी। आपको याद होगा पिछले साल जो हुआ किसानों के साथ, ठीक है ना। अब वो जो है, अब उनके जहन में ये है कि जी अगर सूबे के अंदर ही गंदम रहेगी तो गंदम का रेट नहीं बढ़ेगा, तो मेरे सूबे में रोटी सस्ती मिले, बाकी पाकिस्तान जाने उनका काम जाने, ठीक है ना। अब हमारा तो 85% जो है पंजाब से आता है गंदम और आटा, क्योंकि ये नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोविंस। तो वो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन उन्होंने उसको नोटिफाई नहीं किया हुआ। एक होते ना जबानी एकामात, तो वो उसमें जो है माल तो फिर भी आ जाता है, लेकिन वो जो है जो बकौल जो यहाँ माल आते हैं वो कहते हैं हमें 10-10 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है एक ट्रक के पीछे, वहां पे चेक। तो वो हमने उठाया है। पिछले हफ्ते भी हमें यकीन दहानी कराई गई थी, आज से 6 महीने पहले, जिसमें फील्ड मार्शल साहब भी थे, उस वक्त भी ये यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। तो उसमें वजीर आला साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आइन में एक आर्टिकल है 151 जो कहता है कि किसी भी सूबे से किसी भी जगह पे किसी चीज को रोका नहीं जाएगा। कोई पाकिस्तानी किसी भी सूबे में जाके कारोबार कर सकता है, रह सकता है, और कोई जो है मसनूआत एक सूबे से दूसरे, तो उसकी आप शिक को ही हटा दें। अगर नहीं माननी, उस पर नहीं करना, तो फिर हमारे सूबे से भी कौन सी चीज जानी चाहिए दूसरे सूबे में, फिर हम फैसले कर लेंगे। तो ये जो है डिमांड की है उन्होंने। अच्छा सर, आपके बजट के हवाले से मैं सुन रहा हूँ कि यूथ सेंट्रिक कोई आप प्लान रख रहे हैं, कोई 50 बिलियन प्रोबेबली। क्या उसमें आप सोशल मीडिया यूजेज या लैपटॉप देंगे? व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन, आगाह तो करें। नहीं सर, आगाह कर देंगे, इट्स टू अर्ली। अभी तो हम वफाकी बजट के पीछे पड़े हुए हैं कि उसमें क्या होता है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जब फैसला कर लेगी कि हमने बजट देना है, आपको बजट से एक दिन पहले सारी बातें बता देंगे। अभी इट्स टू अर्ली। अच्छा ठीक। अब मुफ्ती महमूद मरकज भी तशरीफ ले गए जनाब वज़ीर आला हज़रत मौलाना से मुलाकात करने के लिए। ये भी क्या बजट के मामले में ही, या जो गिले शिकवे वफाक थे उस सिलसिले में मुलाकात थी, या कुछ सियासी नौयत की मुलाकात थी? देखिए, मैं तो उस मुलाकात में था भी नहीं, ना मुझे पता है, और आई एम श्योर कि वो सियासी मुलाकात होगी। लेकिन उस सियासी मुलाकात में क्योंकि मौलाना साहब खुद भी
खैबर पख्तूनख्वा उनका जो है एक तरीके से आप समझ लें कि सियासी हेडक्वार्टर है, उनका कैपिटल है। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल वफाक के साथ चल रहे हैं उसमें आई एम श्योर कि उन्होंने आगाह किया होगा। ये जो हमारी अभी चल रही है, जो डिमांड उनकी आ रही है, जो गैस के मसाइल, गंदम के मसाइल, एनएफसी से रिलेटेड फंड से मसाइल, और ये सोहेल आफरीदी साहब की एक पॉलिसी है और वो ऑपोजिशन के साथ मिलके इस चीज को चला रहे हैं। अभी आप देखेंगे, देखा होगा पिछले दिनों आपने, हमने मिलके जो है गए वफाक से गैस जो हमारी सीएनजी की बंद थी उसमें हमें कामयाबी भी मिली, गंदम वाले में भी गए, हमें यकीन दहानी हुई, कामयाबी नहीं मिल सकी। तो एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यहाँ की अच्छी चीज ये है कि यहाँ की ऑपोजिशन भी जो है जो सूबाई मसाइल हैं वफाक के साथ, उसमें बेशक उनकी अगर वफाक में हुकूमत भी है, वो हमारी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं ताकि ये जो भी मसाइल हो रहे हैं उसका हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मल असलम साहब, मुशीर खजाना खैबर प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान, वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मैं आज ख्वाजा साहब का ट्वीट भी पढ़ रहा हूँ जो कैंपेन में गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, और आज इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कुछ 5 हल्कों में दोबारा पोलिंग भी होगी 15 जून को। तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर पर आगे है, गो कि आपकी आदत इससे कुछ इख्तलाफ करती है। व्हाट वेंट रॉन्ग विद नून लीग? क्योंकि आपका दावा तो था कि नून लीग बआसानी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना लेगी, नताइज की असल सूरत है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब जामी साहब, मैं आपको बताऊं कि मतलब हम बिल्कुल भी मायूस नहीं है। जो नताइज आए हैं उस पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भले थोड़ी सी आगे है, लेकिन कोई ज़्यादा इतनी ऑब्वियस डिफरेंस भी नहीं है। पीएमएलएन बावजूद इसके कि एक लंबे अरसे से हमारा तंजीमी ढांचा जो है वो मुकम्मल नहीं है, और जिस तरीके से वहाँ पर हमें मुहर्रिक होकर और मुतहर्रिक होकर हमें कैंपेन चलानी चाहिए थी पहले से, वो हम नहीं चला सके। थोड़ी हमेशा ये ऐसा ही होता है, ताखीर से कैंपेन स्टार्ट की, तो उसकी कुछ ड्रॉबैक्स निकले हैं। लेकिन ओवरऑल जो, अगर आप जीपी जाएं और आप पब्लिक के साथ बात करें तो पब्लिक मानती है कि नवाज शरीफ ने वहाँ पे काम किया है। 3 हुकूमतें गुजरी हैं, एक पीएमएलएन की, एक पीपल्स पार्टी की, और आखिरी हुकूमत वहाँ पर पीटीआई की गुजरी है। तो लोग वो करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि वहाँ पर सुई गैस है, बिजली है, गैस है, ये रोड है, एयरपोर्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, एमआरआई की मशीन है, अस्पताल है, कार्डियक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, ये सारी नून लीग की दी हुई है। और अब तो मोटरवे का जो मंसूबा था उसको भी हमने इनिशिएट कर दिया है, वो भी हम बनाने जा रहे हैं। तो ठीक है, बहरहाल वैसे तो वहाँ के हमारे कुछ साथियों ने ये भी तला दी है कि जो इंडिपेंडेंट एमपीएज हैं वो भी हमारे साथ राब्ते में है और हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं। तो नो मैटर कि वहाँ पर अगर पीटीआई पे पीपल्स पार्टी जाती है, स्टीयरिंग पे बैठती है, स्टीयरिंग व्हील पर, तो कोई एतराज नहीं है, हमें बैठ जाए। मैंने तो सुना है कि प्रेसिडेंट जरदारी को, मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट जरदारी को मुबारकबाद भी दी है, और नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत भी बनाने देगी। लेकिन ये ख्वाजा सार रफीक साहब ने बड़ा, जी इसकी तस्दीक कर दे मुझे कि क्या वाकई बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे के हुकूमत साजी की दावत दी है? प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ उनको मुबारकबाद दी है कि बिलावल साहब ने अच्छी कैंपेन चलाई, इतनी बात हुई थी। और हुकूमत साजी की दावत जो है तो वो वक्त आने पर जब तमाम रिजल्ट कंक्लूड हो जाएंगे, तमाम हलकों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर उनको अगर वो अक्सरियत में हुए तो उनको दावत दे दी जाएगी। उसमें कोई बात तो नहीं है, या वो हो या हम हैं, कोई बात नहीं। तो 2 ही बड़ी पार्टियां वहां से निकली हैं, बाकी तो वहां पर पीटीआई तो वहां पे न पहले थी न आज है। वो तो जो पिछली भी हुकूमत उनकी बनी थी वो भी तो ऐसे था जैसे कहीं से उठा के लाके पीटीआई को कॉपी पेस्ट करके आप वहां पे लॉन्च कर दें, तो अगर ऐसे ही हुआ था। अगर पीटीआई अगर वहां थी नहीं, अगर पीटीआई वहां थी नहीं आपकी बकौल, तो उनके रहनुमाओं को क्यों नहीं जाने दिया वहां कैंपेन करने के लिए? हालांकि आपके कायद भी वहां पहुंचे, बिलावल भी वहां पहुंचे, आपके दीगर रहनुमा भी वहां।
अच्छा अजमल, ये दिस इज समथिंग वेरी, मतलब इसको मैं बुरा कहूँ क्या कहूँ, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर उनकी क़यादत को इजाज़त नहीं थी तो बैरिस्टर गौहर वहाँ पर कैसे कैंपेन चला रहे थे? शानदाना गुलजार कैसे चला रही थी? शाहिद खटक साहब कैसे चला रहे थे? उन्होंने दरखास्त देके एनओसी ले ली ना। इसके लिए एक दरखास्त आपको देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन में, जो हमने भी दी, मेरे लीडर ने भी दी, बिलावल साहब ने भी दी, सबने एनओसी ले लिया। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और जो दूसरे हैं असद कैसर साहब, वो वैसे ही, वो उन्होंने शायद ये वाला महाज संभालना था कि देखो हमारे साथ यहाँ भी जुल्म हो रहा है। उधर दूसरी पार्टी उनकी लगी हुई थी, वो कैंपेन कर रही थी, तो वो चाहते नहीं थे कि वो वहां पे जाएं, क्योंकि यार इतना आपको भी पता है अजमल जामी, वहां पे उनका है क्या, तो उनके पास तो उम्मीदवार भी पूरे नहीं थे। तो मांग तांग के आजाद उम्मीदवारों को खड़ा करके उन्होंने अपनी एक लिस्ट बना ली, अदरवाइज उनके पास आधे हल्कों पर उम्मीदवार नहीं थे। और सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हमारे 65 उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे, वही हल्के ही टोटल सारे 24 हैं, 65 आपके कहां से कामयाब? इख्तियार वली साहब, आप फरमा रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के जरिए आपको इजाजत लेनी पड़ती है। हालांकि सलमान अकरम राजा भी वहां खड़े थे, उनको भी रोक दिया गया, बाकियों की आपने मिसाल दी। क्या नून लीग के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी इजाजत ली थी वहां जाने के लिए? जी, आप तस्दीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं थी। अच्छा ठीक। अच्छा मैं आ जाता हूँ जरा फसाद रफीक साहब जो फरमा रहे हैं, जी फसाद रफीक साहब जो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं जी नून लीग हस्बे रवायत काफ़ी ताख़ीर से हरकत में आई, कोई पार्टी फंड दस्तयाब नहीं था, अंदरूनी ग्रुपिंग ने पहले ही सूरत हाल कमज़ोर कर रखी थी, मरकज़ ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी थी, उम्मीदवार मौजूद थे लेकिन इलेक्टेबल बहुत कम थे, और पीटीआई के वोटर्स की बड़ी तादाद ने अपनी जमात को मैदान में ना पाकर मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बढ़ती हुई महंगाई ने भी पीएमएलएन की मकबूलियत पर असर डाला। ये तो बड़ा ही उन्होंने एक पोस्टमार्टम किया है नून लीग की इस कैंपेन को, डिस्पाइट बीइंग इन गवर्नमेंट इन द सेंटर। तो ये तो सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉलिसी है। इत्तेफाक करते हैं ख्वाजा साहब से? ख्वाजा साहब की जो बात है, ख्वाजा साद रफीक साहब की, वो काफी हद तक दुरुस्त भी है। कुछ चीजों के साथ उनकी बिल्कुल इत्तेफाक किया जा सकता है। इलेक्टेबल्स हमारे बिल्कुल मौजूद थे। जो इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि एक तो इलेक्शन कैंपेन ताखीर से शुरू की गई, और जो उससे भी ज्यादा मुझे अच्छी बात लगी वो ये कि हमने हमारी जमात में किसी भी इलेक्शन पर, ये मैं आज आपके सामने 35 साल मुस्लिम लीग नून की सियासत करने के बाद मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जी, हमारी जमात में किसी को पैसे देने की कोई रिवायत नहीं है। किसी उम्मीदवार को ये कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है, फंड नहीं था। अदरवाइज कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे कि जिनके पास थोड़ी माली मुआवनत अगर की जाती तो शायद हमारी 6-7 सीटें मजीद बढ़ सकती थी। आपने कहा कि नून लीग के यहाँ पैसे देने की कोई रिवायत मौजूद नहीं, तो मैं थोड़ा लाइटर नोट पे पूछना चाह रहा हूं, लेने की रिवायत तो है ना? ये जो देते नहीं है वो लेंगे क्या? अच्छा, मेरी जमात में तो ये भी है कि मैंने मुस्लिम लीग नून, मैंने नवाज शरीफ साहब को इतना भी देखा कि जो हमारे माली तौर पर कमजोर उम्मीदवार थे लेकिन उनकी पोटेंशियल थी, तो उनसे पार्टी टिकट के पैसे जो लिए गए थे वो फीस भी उनको वापस कर दी जाती। मुस्लिम लीग नून में ये रिवायात नहीं है। ये मैं आपको बड़ा, आप लाइटर नोट पर कहें, सीरियस नोट पर कहें, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए और पब्लिक कंजम्पशन के लिए मैं ये बात करना चाहूंगा कि हमारी जमात में ये रिवायात नहीं है। हालांकि मैं अब जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं वहां पर पैसे का बहुत अमल दखल है। अब हमें ये विंग शायद हमें खोलना पड़ेगा और ये होना चाहिए, अदरवाइज हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज में बहुत आगे है, बहुत आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पहले बहुत आगे की है। वो पैसे लगाते हैं, वो अपने उम्मीदवारों को भी पैसा देते हैं, उनकी कैंपेन भी चलाते हैं, मतलब जितना कुछ वो कर सकते हैं वो वहां पर वो करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी बस सिर्फ टिकट देती है, बाकी चप्पू आपने खुद चलाने हैं। सही, आग का दरिया है और डूब के जाना है। अच्छा, अब साद साहब अपने उस तफसीली ट्वीट में एंड पे कहते हैं कि उनकी राय ये है कि पार्लिमानी निज़ाम चलाने के लिए नून लीग हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करे लेकिन कोई वजारत ना ले,
जीबी में पीएमएलएन के लिए अपोजिशन का किरदार अदा करना ज़्यादा बेहतर होगा। अगेन बड़ी उम्दा और बड़ी बारीक बात उन्होंने की है। आपकी इस पे राय क्या है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी तो यही तरीका है कि उन्होंने आईनी पोजीशन सारी ले ली हैं और वजारतें नहीं ली हैं। तो अगर इस तरह का कोई फार्मूला के बनते पाता है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये समझे कि हमने अगला इलेक्शन जीतना है वहां से अक्सरियत के साथ, तो फिर तो ये फार्मूला ठीक है, ये डूएबल है, वर्केबल है। और बाकी क़यादत है मियां नवाज शरीफ साहब, ही इज द लीडर, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वो हमारे प्रीमियर हैं। तो जो उनके फिर फैसला होगा तो वही। लेकिन ख्वाजा साहब रफीक साहब जो है, ख्वाजा साहब की जो तजवीज़ है वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो बात उनकी दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मेथोडोलॉजी अपना रखी है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो वो अगर हम वहां पर अपना लें तो उसमें हम पॉलिटिकली अपने आप को ज्यादा अच्छा वो हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन एवेंचुअली फैसला हमारी क़यादत ने करना होगा और जो उन्होंने कहा वही हम करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर, आप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। अब 5 हल्कों में दोबारा कुछ पोलिंग होगी 15 जून को, लेकिन इसमें जो वोट्स आए हैं 5,22,617 वोट डाले गए हैं। 30% इसमें पीपल्स पार्टी लेने में कामयाब हुई है और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए हैं। यानी पीपल्स पार्टी अगर 1,55,000 वोट लेने में कामयाब हुई है तो आज़ाद 1,47,000। नून लीग तीसरे नंबर पर आई है 22% के साथ 1,16,000। और फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आती है 40,000 और फिर दीगर जमातें इसमें फॉल करती हैं, जिससे आपको ट्रेंड का अंदाज़ा हो सकता है। इसके साथ डेफिनेटली जो मेरी राय है उसमें आज़ाद कश्मीर के होने वाले इलेक्शंस पर भी पड़ेंगे, बिलखुसूस नून लीग के लिए। इजाज़त दीजिए आज के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।